पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंगार रस के बारे में विस्तार से सीखा था, बहुत अच्छे तरीके से। आज की इस वीडियो में हम लोग वीर रस के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं और ये चौथा भाग है। इसके पहले हम लोगों ने रस से संबंधित 3 भाग देख चुके हैं, तो यदि आपने उन तीनों भाग को नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के उसको देख लीजिए, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वीर रस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वीर रस की परिभाषा आप मेरे साथ पढ़िए। ये वीर रस की क्या परिभाषा है ज़रा देखिए। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव के जागृत होने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। देखिए, जब मेरे शब्दों में आप समझिए, जब आप कोई व्यक्ति या आप ऐसी कोई कविता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति युद्ध करने जा रहा है या कोई कठिन काम करने जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति युद्ध या कठिन काम तभी करेगा जब उसके अंदर ये रहेगा, उत्साह रहेगा, तभी वो कठिन कार्यों को करेगा या युद्ध लड़ेगा। और जब जिसके अंदर उत्साह रहेगा तो उसको जिस आनंद की प्राप्ति होगी उसी आनंद को वीर रस कहते हैं। देखिए, आनंद को वीर रस कहते हैं। कोई भी आनंद जब तक जो आपको मिलता है वह रस कहलाता है। जैसे श्रृंगार रस में प्रेमी प्रेमिका के मिलने या बिछड़ने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। वात्सल रस में आपने देखा या देखेंगे हम लोग आगे कि जब एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो माता पिता को जो आनंद मिलता है वह इस वात्सल्य रस होता है। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि वीर रस क्या है। जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसमें जो कविता जिसके बारे में है वो कोई कठिन काम करने जा रहा है या कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, तो वह तभी ऐसा करेगा जब उसके अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव जागेगा। और देखिए, कोई भी जो स्थायी भाव होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो हमारे अंदर हमेशा रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है। ऐसा नहीं कि उत्साह कविता से आया, कविता ने केवल अवसर दिया और वो हमारे अंदर था और जाग गया। तो हमारे अंदर जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागा, उससे हम ये कार्य करने लगे, युद्ध करने लगे या कठिन कार्य करने लगे, और उससे हमें जो आनंद मिला उस आनंद को हम वीर रस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए वीर रस के अवयवों की बात कर लें हम लोग। देखिए, यहाँ पर वीर रस का अवयव है, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया। देखिए, कोई भी रस हो, चाहे वो श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे हास्य रस हो, कोई भी रस हो, उसमें ये सभी रहेंगे। इन सब के मिलने से ही आनंद की प्राप्ति होगी। अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो रस नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, ये यहाँ पर हम वीर रस की बात कर रहे हैं। वीर रस में जो स्थायी भाव है वो क्या है? उत्साह है। लेकिन अगर कोई दूसरा रस रहेगा तो उसका स्थायी भाव कुछ अलग होगा। जैसे यहाँ पे आलंबन शत्रु है, तो अगर श्रृंगार रस की बात करें तो वहाँ आलंबन प्रेमी या प्रेमिका हो जाएंगे, नायक या नायिका हो जाएंगे। यदि हम वात्सल्य रस की बात करेंगे तो वहाँ पे जो आलंबन है वो छोटा बच्चा हो जाएगा। तो आलंबन उसमें भी रहेगा, लेकिन अगर रस अलग है तो वहाँ दूसरा कुछ होगा। देखिए, वीर रस में उद्दीपन क्या है? उद्दीपन का मतलब होता है, देखिए, स्थायी भाव है ये, और किन चीज़ों को देख करके ये उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसे आलंबन कहते हैं। तो देखिए, शत्रु की शक्ति को देख करके, शत्रु के या अहंकार, रणवाद्य मतलब जो युद्ध में बाजा बजता है, जैसे वो नगाड़ा हो सकता है, शंख हो सकता है, या जीतने पर उसका नाम बढ़ जाएगा, या याचक का मतलब होता है भिखारी या मांगने वाले का अंतर्नाद। ये सब उद्दीपन है, और उद्दीपन क्या करता है? वो स्थायी भाव को और बढ़ा देता है। ठीक है, अनुभाव की बात करें कि अनुभाव क्या होता है? अनुभाव का मतलब होता है जब उत्साह खूब बढ़ जाएगा तो वह आदमी करेगा क्या। तो यहाँ पर वीर रस की बात है, तो वीर रस जब जिसके अंदर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? प्रहार, आक्रमण करेगा, गर्वपूर्ण उक्ति करेगा, यानी
गर्वपूर्ण बात कहेगा, सैनिकों बढ़ो, तो गर्वपूर्ण उक्ति को रोमांच से भर जाएगा, उसका शरीर कांपेगा गुस्से में, वो धर्म के अनुकूल आचरण करेगा। तो ये सब क्या है, अनुभाव है। ठीक है। संचारी भाव किसे कहते हैं? मैंने कहा संचारी भाव वो भाव होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। देखिए, स्थायी भाव हमेशा बना रहेगा जब तक कविता आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये जो संचारी भाव है थोड़ी थोड़ी देर में बनेगा फिर बिगड़ जाएगा। जैसे वीर रश्मि संचारी भाव ये सब हैं, लेकिन कोई दूसरा रहेगा तो वहाँ भी संचारी भाव रहेगा, लेकिन वहाँ पे संचारी भाव दूसरा रहेगा। तो देखिए, इसमें वीर रश्मि क्या संचारी भाव है? हर्ष है, खुशी यानी कि उत्सुकता मतलब जिज्ञासा है, गर्व है, चपलता है, और चपलता का मतलब होता है कि जल्दबाजी या शीघ्रता। चपलता माने जल्दबाजी या शीघ्रता होता है। आवेग का मतलब जोश होता है। उग्रता आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ को करने की बेचैनी। मति का मतलब होता है चतुर, चालाक या बुद्धिमान, ये भाव आएगा जाएगा। धृति का मतलब होता है धारण करना या ग्रहण करना। स्मृति याद करना, आप समझ रहे हैं, होता है स्मृति माने याद करना या स्मरण करना। असूया माने होता है जलन। असूया माने जलन या दूसरों में दोष निकालना। ये सारे संचारी भाव हैं। किसके हैं? वीर रस के हैं। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये स्थायी भाव सभी में रहेगा, सभी रस में रहेगा। आलंबन सभी रस में रहेगा, उद्दीपन सभी रस में रहेगा, अनुभाव सभी रस में रहेगा, संचारी भाव भी सभी रस में रहेगा, लेकिन इधर की चीज़ें बदल जाएंगी। रस के हिसाब से इधर जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे वीर रस के ये अवयव हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं कि वीर रस के उदाहरण क्या हैं और कैसे पहचानेंगे। देखिए, आपको सामने कुछ उदाहरण दिख रहे हैं। पहले उदाहरण को हम लोग लेते हैं। ये कहाँ की बात है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी, और जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह तोड़ने जाते हैं। जब वो चक्रव्यूह तोड़ने जाते हैं तो जो उनका रथ चलाने वाला होता है, उनका सखा यानी जो रथ चालक होता है, उससे क्या कहते हैं? मैं सत्य कहता हूँ सखे। वीर रस की कविताएं जोश में पढ़ी जाती हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात, तात माने पिता, मामा तथा निज तात से भी समर यानी युद्ध में डरता नहीं। ये अभिमन्यु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे सुनो सखे, मुझे कोमल सुकुमार मत मानो, मैं यमराज से भी मैं युद्ध लड़ जाऊंगा। दूसरे की बात तो छोड़ो, मैं गर्व नहीं करता, लेकिन दूसरे की तो बात छोड़ो, मामा और मैं अपने पिताजी से भी युद्ध में मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप पहचानेंगे कैसे? पहली चीज़ तो आपको भाव मालूम होना चाहिए कि लड़ाई की बात हो रही, तो आप जान जाएंगे कि लड़ाई की बात है तो मतलब वीर रस है। या फिर आप इस तरह के शब्दों को देखिए, यहाँ युद्ध है, समर है ना। तो ये जो शब्द हैं छोटे, सुकुमार, मुझे कोमल मत जानो, ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये वीर रस का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी, वीर वाला सी आहूति सी गिर चढ़ी, चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो अब यहाँ पर भी देखिए तो लड़ी शब्द आया है, तो लड़ना युद्ध मतलब वीर रस। ठीक है। अब तीसरे वाले को भी आप देख लीजिए। सब एक बार कर कृपा, धनुष पर शंख तन जाने दो, महाशत्रु को पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा यार यहाँ तो लड़ाई की बात हो रही है। ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर चौथा उदाहरण है, हम मानव को मुक्त करेंगे। तो मुक्त कैसे करेंगे? कोई न किसी तरह का कोई कठिन कार्य होगा या लड़ाई करेंगे, तो हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो ये वीर रस के उदाहरण हैं। अब चलिए थोड़ा सा जो अवयव की बात कर रहे थे एक बार देखिए अब ये जो वीर रस के उदाहरण हैं इनमें ये चारों मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं युद्ध की बात हो रही तो उत्साह यहाँ पर स्थायी भाव है। आप देखिए यहाँ पे आलंबन, शत्रु कौन है? कौरव है। जो कौरव चक्रव्यूह में हैं वो शत्रु आलंबन हो गए। अब उद्दीपन क्या है? कौरवों की शक्ति, कौरवों का अहंकार, युद्ध के लिए जो रणभेरी बज रही है वो सब इसमें क्या हो रहे हैं? उद्दीपन हो रहे हैं। अनुभाव क्या है?
अब अनुभाव का मतलब जब उनमें जोश आएगा अभिमन्यु में तो क्या करेंगे, प्रहार करेंगे, गौरवपूर्ण उक्ति, रोमांच, कंप, ये सारी चीज़ें मैं पहले ये चीज़ भी आप देखेंगे तो इनमें है। संचारी भाव क्या करेंगे अभिमन्यु, उसमें हर्ष, उत्सुकता, गर्व, ये चीज़ें अभिमन्यु के मन में आती रहेंगी। इसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इन उदाहरणों में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं हर भाग में ये कहता हूँ कि 11 रस हैं उनका आप स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिए। और एक नज़र मैंने पिछले वीडियो में जो संचारी भाव हैं इनकी संख्या 33 है, मैंने पूरी लिस्ट उसमें दी है, आप वहाँ से उतार लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न की बात करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। तो देखिए, परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में, चाहे आपको 10 की परीक्षा देने जा रहे हो या 12 की परीक्षा देने जा रहे हो, वहाँ प्रश्न यही पूछता है कि वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। वीर रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। ये तो बोर्ड परीक्षा की बात हो गई, ऐसे ही प्रश्न आएगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं आता है। लेकिन जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, प्रतियोगी परीक्षा देंगे, नौकरी वाली परीक्षा देंगे, तो वहाँ प्रश्न बदल जाएगा। वहाँ ये चीज़ें दे देता है, वहाँ ये चीज़ दे देगा और कहेगा कि पहचानिए इसमें कौन सा रस है, पहचानिए इसमें कौन सा रस है। तो परीक्षाओं के हिसाब से प्रश्न बदलते रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि वीर रस का उदाहरण दीजिए तथा उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वीर रस और वीर रस के अवयव और उदाहरण समझ में आ गए होंगे। आपको सिर्फ काम क्या करना है कि आपके पास जो किताब है उसमें जो 2-4 और उदाहरण हैं उनको भी पढ़ लीजिए। जितना ज़्यादा आप उदाहरण पढ़ेंगे उतनी बात आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक बात, यदि आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके लिए कोई न कोई काम की वीडियो डालता हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग एक नए रस पर चलेंगे और उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।